नमस्कार साथी। पिछले वीडियो में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो गई। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र जगमाल, जो कि भटियाणी रानी के पुत्र थे, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन मेवाड़ी सामंतों ने, विशेषकर अखेराज सोनगरा और अन्य मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर के महाराणा प्रताप को गोगुंदा में महाराणा घोषित कर दिया और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। तो आज हम महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महानतम महाराणाओं में से एक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ, कुंभलगढ़ के बादल महल में। बादल महल कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 ईस्वी को। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। माता जयवंताबाई 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह अजबदे पंवार राजकुमारी के साथ में हुआ। पत्नी महाराणा प्रताप की अजबदे। तो ये महाराणा प्रताप का व्यक्तिगत जीवन, सामान्य परिचय। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। आदिवासी इलाकों में वो कीका के नाम से प्रसिद्ध थे। कीका, आदिवासी लोगों में कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा। आदिवासियों में कीका के नाम से प्रसिद्ध थे महाराणा प्रताप। इनका राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा में 28 फरवरी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। फिर विधि पूर्वक समारोह आयोजन किया गया कुंभलगढ़ में। उनके राज्याभिषेक का समारोह बाद में कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। इस तरह से महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। जिस समय प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर थी। चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनावर, रायला आदि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे मेवाड़ के, वो सब मुगलों के अधीन जा चुके थे। अकबर ने उन सब पर अपना अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप के पास था। तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही अपना शासन शुरू किया। इसी समय अकबर मेवाड़ को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, क्योंकि अधिकांश राजपूत रियासतें जो राजपूताना की थी वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने शिष्टमंडल भेजे या दूतमंडल भेजे, और 4 दूतमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा भेजे गए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूतमंडल, अकबर द्वारा भेजे गए दूतमंडल अकबर ने जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे,
उनमें सबसे पहले जलाल खां को भेजा। जलाल खां को सितंबर 1572 में भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद में मानसिंह, आमेर के राजकुमार मानसिंह के सभा को अप्रैल 1573 में भेजा। महाराणा ने बात नहीं स्वीकारी। उसके बाद भगवान दास, आमेर के शासक, सितंबर 1573 में भेजा गया। इन्होंने भी सफलता प्राप्त नहीं की महाराणा को समझाने में, तो अंत में टोडरमल को अकबर द्वारा भेजा गया। टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, इन्हें दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के पास भेजा। ये 4 शिष्टमंडल या दूत मंडल जो अकबर द्वारा महाराणा को समझाने के लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए थे, यह सफल नहीं हुए। यानी कि ये चारों ही महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एक सूत्र बना रखा है, जमा बांटो। इनका सीक्वेंस, इनका क्रम समझने के लिए जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, इनका समय मैंने बता दिया है। सितंबर 1572 जलाल खां, अप्रैल 1573 मानसिंह, सितंबर 1573 भगवान दास और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। जब मानसिंह पहुंचे तो मानसिंह के लिए महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील की पाल पर शाही भोज का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने मानसिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अकबर द्वारा इन सब दूतों के असफल हो जाने के बाद में महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बनाई और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो अकबर द्वारा मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच लड़ा गया 18 जून 1576 ईस्वी को। कुछ संदर्भ पुस्तकों में यह तिथि 21 जून 1576 दी हुई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन में ये तिथि 18 जून ही मानी गई है, इसलिए 18 जून को मानना उचित होगा। हालांकि कुछ पुस्तकें इसे 21 जून बताती है। तो 18 जून 1576 ईस्वी को विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। अकबर की तरफ से मानसिंह प्रधान सेनापति था और महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में था, लेकिन मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना थी। अकबर युद्ध भूमि में नहीं था। हरावल का नेतृत्व, हरावल का मतलब
सेना का जो अग्रिम दस्ता होता है उसे हरावल कहा जाता है। तो हरावल का जो सैनिक कमांडर था, हरावल का यानी सैनिक दस्ते का जो अग्रिम सेना का जो भाग होता है, उस आगे वाले भाग का नेतृत्व हरावल का नेतृत्व अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। जगन्नाथ कछवाहा और महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर अरावल का नेतृत्व कर रहा था। यानी प्रताप का सैनिक कमांडर हकीम खां सूर था, इधर मानसिंह का सैनिक कमांडर जगन्नाथ कछवाहा था। हकीम खां सूर के अलावा महाराणा प्रताप की सेना में वीर सरदार राणा पुंजा भी शामिल था। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है, भीलों की सैनिक टुकड़ी ने महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था और भील सेना का नेतृत्व कर रहा था राणा पुंजा। राणा पुंजा ये भील सेना नायक था। जिन्होंने महाराणा प्रताप की ओर से लड़ाई लड़ी थी। हल्दी घाटी से पहले अकबर की सेना ने आकर के मोलेला गांव में पड़ाव डाला। महाराणा और अकबर की सेना आमने सामने हुई। अकबर की सेना ने मोलेला में पड़ाव डाला। मोलेला में अकबर की सेना थी और लौसिंग में महाराणा प्रताप की सेना थी। लौसिंग में महाराणा प्रताप ने अपना पड़ाव डाल रखा था, मोलेला में अकबर की सेना ने पड़ाव डाल रखा था। 18 जून 1576 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में पहले अकबर की सेना का पलड़ा भारी था, लेकिन बाद में अकबर के आ जाने की अफवाह ने मुगल सेना में जोश भर दिया और इधर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था। तो महाराणा प्रताप को झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का जो राजकीय चिन्ह था वो ताज, महाराणा का ताज जो था झाला बीदा ने धारण किया और महाराणा को वहां से सकुशल निकाल दिया। महाराणा सकुशल वहां से निकल गए। बलीचा गांव के पास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने दम तोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वहीं पर महाराणा प्रताप की मुलाकात अपने भाई शक्ति सिंह से हुई थी। इधर झाला बीदा ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक रहा। सैनिक दृष्टि से भले ही अकबर की जीत हुई, लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका, क्योंकि जिस उद्देश्य से युद्ध किया गया था, यानी महाराणा को अधीनता स्वीकार करवाना या उसको बंदी बना लेना, न तो महाराणा को अकबर की सेना बंदी ही बना पाई थी और न ही महाराणा प्रताप को वो सेना मार पाई थी, अधीनता स्वीकार कर पाई थी। इसलिए इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उस युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महाराणा को सकुशल निकालने का जो काम किया था, वो काम किया था झाला बीदा ने। ध्यान रहे, झाला बीदा जिन्होंने महाराणा का राज चिन्ह धारण किया और महाराणा की जगह युद्ध किया और महाराणा को सकुशल निकाल दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने वीरता का परिचय दिया और बाद में मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट गया, चेतक घायल हो गया और बलीचा नामक गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु हो गई। बलीचा गांव में उसकी समाधि बनी हुई है। बलीचा समाधि स्थल है हल्दी घाटी से कुछ दूरी पर।
चेतक का। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के अलावा महाराणा प्रताप का एक हाथी था, इसका नाम भी कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद नाम था। इस हाथी ने भी बहुत वीरता का परिचय दिया था। बाद में मुगलों का इस पर अधिकार हो गया था और इसका नाम बदल करके अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। राम प्रसाद का नाम बदल करके बाद में पीर प्रसाद कर दिया गया। महाराणा प्रताप को सकुशल निकालने का काम चेतक ने किया। झाला बीदा ने राजकीय चिन्ह धारण किया। महाराणा प्रताप सकुशल निकल गए। युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका। हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली की संज्ञा दी है। राजस्थान की थर्मोपोली, वैसे थर्मोपोली यूनान में है। यह वह घाटी है जहां पर लियोनाडोरस ने ईरानी सेना का मुकाबला किया था। तो लियोनाडोरस के युद्ध से तुलना की महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध की, और राजस्थान की थर्मोपोली कहा हल्दी घाटी के मैदान को कर्नल जेम्स टॉड। अकबर के दरबारी इतिहास का अबुल फजल, अकबर के दरबारी इतिहास का अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर गांव निकट होने के कारण इसे खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि खमनोर का युद्ध किसने कहा या अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। कर्नल टॉड ने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा, और एक महत्वपूर्ण इतिहास का अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि इस युद्ध में स्वयं मौजूद था। अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो यहाँ तीन बातें ध्यान रखनी है। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में किया है। मुंतखब उत तवारीख, यह है अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की सेना के साथ था। इसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में किया है। तो इस तरह से हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ये तीन विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा वीर गति को प्राप्त हो चुका था, और यहाँ पर उनके भाई शक्ति सिंह के मिलने की बात भी कही जाती है। महाराणा प्रताप यहाँ से हल्दी घाटी से सुरक्षित निकल गए, लेकिन अकबर के अभियान समाप्त नहीं हुए थे, और अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए, या यूं कहे महाराणा को अधीन करने के लिए आगे भी अपने अभियान भेजे। इनमें जो महत्वपूर्ण अभियान है वो है कुंभलगढ़ का अभियान। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 1579 में लगातार अभियान भेजे। इनमें जो महत्वपूर्ण अभियान है वो है कुंभलगढ़ का अभियान। कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया मुगल सेना ने अकबर के सेनानायक शाहबाज खान के नेतृत्व में। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले पर अटैक किया, और कुंभलगढ़ के किले को
अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में सफल नहीं हुआ और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से सुरक्षित निकल गए। महाराणा प्रताप वहां से सुरक्षित निकल गए और कुंभलगढ़ पर मुगल फौज का अधिकार हो गया। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को अपना अधीन ले लिया। महाराणा प्रताप वहां से निकल गए। अब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो बची कुची कसर थी वो कुंभलगढ़ के अभियान ने निकाल दी और महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकल करके रणकपुर आकर के ईडर की तरफ रवाना हुए। वहां रास्ते में उन्हें चोलिया नामक स्थान पर बामाशाह मिले। बामाशाह जो इतिहास में दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है। बामाशाह ओसवाल थे और बारमल के पुत्र थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी पुनः सेना संगठित करने के लिए। इसलिए बामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। तो बामाशाह से भेंट हुई प्रताप की चोलिया नामक स्थान में। चोलिया या चूलिया मेवाड़ की सीमा पर स्थित चोलिया गांव में बामाशाह से भेंट हुई महाराणा प्रताप की। बामाशाह के साथ में बामाशाह का भाई ताराचंद भी था। ताराचंद बामाशाह का भाई था। ये ओसवाल थे। बामाशाह और ताराचंद ओसवाल थे। बामाशाह बारमल का पुत्र था। बामाशाह जो था बारमल का पुत्र था। बारमल के पुत्र बामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए। इसीलिए बामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसने मेवाड़ की रक्षा की थी। और दानवीरों में बामाशाह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और आज भी दानदाता के लिए बामाशाह एक जातिवाचक संज्ञा बन चुकी है। तो बामाशाह से मुलाकात होने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी स्थिति पुनः मजबूत की और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करवाने के अभियान पुनः शुरू किए और उन्होंने ये शुरुआत दिवेर से प्रारंभ की। दिवेर मुगल चौकी थी। दिवेर राजसमंद जिले में है। मेवाड़ का स्थल था, लेकिन मुगल फौजों के अधीन था। दिवेर में मुगल सेनानायक सुल्तान था, जो अकबर का चाचा था, वो वहां पर दिवेर में था। उस पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिवेर को अपने अधीन ले लिया। और यहां से फिर महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ की जो भूमि मुगलों के अधीन जा चुकी थी उसे वापस प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो जो दिवेर का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां के नेतृत्व वाले, सुल्तान खां इस चौकी का प्रभारी था, खां को पराजित किया और दिवेर पर कब्जा कर लिया। दिवेर के इस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंवर महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह ने यहाँ पर साहस के साथ काम किया। तो कुंवर सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अमर काव्य वंशावली में इस बात की हमें जानकारी मिलती है। कुंवर अमर सिंह की वीरता दिवेर के युद्ध में सामने आई। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीत लिया। ये महाराणा प्रताप की यश और कीर्ति को पुनः लाने वाला युद्ध था। मेवाड़ की सेना में और मेवाड़ की जनता में एक बार फिर जोश भर गया।
अकबर की तरफ से अभियान शिथिल होने लगे और महाराणा प्रताप की तरफ से धीरे धीरे अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कर्नल टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो दिवेर को कहा जाता है। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। मुगल फौज का नेतृत्व सुल्तान खां कर रहा था और अमर सिंह ने यहाँ पर वीरता का परिचय दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड से लूणा राठौड़ को पराजित किया। लूणा राठौड़ या जिसे लूणा चावंडिया के नाम से जाना जाता है, लूणा चावंडिया वहां पर था, उसको भगा करके चावंड पर अधिकार करके प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। लूणा राठौड़ को पराजित कर चावंड को राजधानी बनाया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और कुंभलगढ़ के पतन के बाद चावंड महाराणा प्रताप की नई राजधानी बनी। चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप के 1585 के बाद के दिन शांतिपूर्ण थे, क्योंकि अकबर की ओर से अभियान जो थे काफी शिथिल हो गए थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा जो थी वो असुरक्षित हो गई थी। अकबर का पूरा ध्यान उधर चला गया था और इधर महाराणा प्रताप को भी वो अधीन करवाने में सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस तरफ के अभियानों को उसने धीमे कर दिया। महाराणा प्रताप ने इस स्थिति का लाभ उठा करके धीरे धीरे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस प्राप्त करने शुरू किए। महाराणा प्रताप चामुंड में रहते हुए शासन संचालित कर रहा था और धीरे धीरे अपने सारे प्रदेश वापस प्राप्त कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके बाकी तमाम मेवाड़ की भूमि वापस अपने कब्जे में ले ली थी। यानी कि जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना था उस समय उसके पास मेवाड़ की जितनी जमीन थी उतनी जमीन उसकी मृत्यु के समय भी उसके पास थी। यानी कि अकबर 1 इंच मेवाड़ की जमीन भी महाराणा प्रताप से नहीं ले पाया था। जो भी जमीन उसने जीती प्रताप ने वापस ले ली थी। केवल मांडलगढ़ का किला और चित्तौड़ का किला ये मुगल फौज के अधीन रहा, जो प्रताप के राणा बनने से पहले भी मुगल फौजों के पास था। जैसा कि मैंने क्लास शुरू करने से पहले बताया था, मांडलगढ़, रायला और चित्तौड़ ये महत्वपूर्ण जगह थी, बन्नावर वगैरह, जो उदय सिंह के काल में ही अकबर के अधीन चली गई थी। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ को पुनः आजाद करवाया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। एक कठोर धनुष की प्रतिंचा चढ़ाते वक्त महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें न तो किसी ने धोखे से मारा, न ही किसी युद्ध में वो मारे गए थे। एक स्वाभाविक मौत उनकी हो गई थी। महाराणा प्रताप को एक शक्त धनुष की प्रतिंचा से चोट आने की वजह से उनको मृत्यु का शिकार होना पड़ा। महाराणा प्रताप की समाधि
बांडोली नामक स्थान पर बनी हुई है। समाधि जो है वही उनकी जहां मृत्यु हुई थी चावंडी के पास ही बांडोली नामक स्थान है। बांडोली में महाराणा प्रताप की 8 स्तंभ की छतरी बनी हुई है। 8 स्तंभ वाली छतरी महाराणा प्रताप की बांडोली में बनी हुई है, जो कि महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा प्रताप ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया, जिंदगी भर वो मुगलों से संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए महाराणा प्रताप को इतिहास में स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी शासक के रूप में याद किया जाता है। अगर महाराणा चाहता तो अकबर से संधि करके विलासी जीवन जी सकता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता को अपनाया और संघर्षपूर्ण जीवन जिया। इस तरह से 40वें जन्म में महाराणा प्रताप की 97 में मृत्यु हुई। 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध, दिवेर के युद्ध, कन्नौज और कुंभलगढ़ अभियान, भामा शाह से महाराणा की मुलाकात और युद्ध के बारे में, विशेष तथ्यों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बाद के मेवाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।